ट्विशा शर्मा केस ये सिर्फ एक आम न्यूज़ स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी उलझी हुई कहानी बन चुकी है जहां दो परिवार बिल्कुल अलग-अलग दावे कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन दो कहानियों के बीच की कानूनी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उस दुखद घटना से, फिर दोनों पक्षों के बिल्कुल विपरीत दावे, पति की गिरफ्तारी, पुलिस पूछताछ के कानूनी नियम और आखिर में जो जांच फिलहाल चल रही है उस पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरी घटना शुरू कहाँ से हुई और इसका टाइम फ्रेम क्या था। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। दिसंबर 2025 में 33 साल की ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल में हुई और उसके कुछ ही महीनों बाद 12 मई 2026 को वो अपने ससुराल में मृत पाई गई। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मौत से सिर्फ 3 दिन बाद ही यानी 15 मई को उनका अपने भाई से मिलने अजमेर जाने का प्लान पहले से तय था। अब आते हैं उन गंभीर दावों पर जो पीड़ित परिवार ने लगाए हैं। परिवार का कहना है कि ट्विशा बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में थी। उनके व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात का सबूत है, जहां उन्होंने लिखा था, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूं, मुझे तो बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि वो उस घर में खुद को कितना फंसा हुआ महसूस कर रही थीं। लेकिन बात सिर्फ मैसेजेस तक नहीं रुकी। परिवार ने दहेज के लिए लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वालों ने ट्विशा पर ड्रग्स लेने के झूठे आरोप लगाए। यहाँ तक कि एक लीक हुए ऑडियो के मुताबिक उनकी सास ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए और पति पर तो ये तक आरोप है कि उन्होंने होने वाले बच्चे के पिता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। ये तो हुई एक पक्ष की बात, लेकिन जब हम पति के परिवार की तरफ देखते हैं तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। ट्विशा की सास, जो खुद एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कुछ बेहद संगीन बातें सामने रखीं। उनका दावा है कि ट्विशा का एबॉर्शन हुआ था और उन्होंने इस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भारी मात्रा में मैरिजुआना यानी गांजे का इस्तेमाल करने की बात कबूली थी। यही नहीं, ये भी दावा किया गया कि वो सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी की दवाइयां भी ले रही थीं। इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ परिवार कह रहा है कि दहेज और दबाव के चलते वो घर वापस आना चाहती थी, और दूसरी तरफ पति का दावा है कि सारा झगड़ा अजमेर जाने और एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जीने की चाहत को लेकर था और प्रेगनेंसी के बाद उनके बर्ताव में भारी बदलाव आ गया था। इस सब के बीच कानूनी रूप से पहला बड़ा कदम तब उठा जब पति की गिरफ्तारी हुई। पूरे 10 दिन, इतने दिनों तक पति कानून की नज़रों से बचते रहे और आखिरकार उन्हें जबलपुर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद भोपाल की एक कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब इन 7 दिनों में जांच अधिकारी इस मौत के इर्द गिर्द के हालात समझने की कोशिश करेंगे। वो फरार होने के दौरान कहाँ थे, इसका पता लगाया जाएगा। क्राइम सीन और सबसे ज़रूरी डिजिटल सबूतों को खंगाला जाएगा। खासकर उन गंभीर आरोपों की जांच होगी जिसमें कहा गया है कि सबूत मिटाने के लिए घर के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। क्योंकि अब बात पुलिस पूछताछ की चल ही रही है, तो कानून इस बारे में क्या कहता है ये समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के ये दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं, किसी भी आरोपी के पास पुलिस कस्टडी में भी कुछ बहुत ही अहम संवैधानिक अधिकार होते हैं। पुलिस किसी भी आरोपी को अपना जुर्म कबूलने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकती। ना तो उन्हें धमकाया जा सकता है और ना ही किसी स्टेटमेंट पर जबरदस्ती साइन करवाया जा सकता है। इसके अलावा पूछताछ के वक्त अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार हमेशा बरकरार रहता है। और हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी तरह की हिंसा एक अपराध है। पूछताछ के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना, थप्पड़ मारना या गाली गलौज करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त इस केस में आगे क्या चल रहा है। इस केस ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है। एम्स दिल्ली की एक टीम ने दूसरी बार ऑटोप्सी की है। जांच अब स्टेट पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले कर दी गई है, और तो और इस पूरे मामले पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। नतीजे के तौर पर दहेज हत्या और क्रूरता की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बार काउंसिल ने पति के वकालत के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि जहां एक तरफ पति अभी कस्टडी में है, वहीं दूसरी तरफ सास को कोर्ट से अग्रिम जमानत यानी अरेस्ट होने से पहले ही बेल मिल चुकी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, हमारा जस्टिस सिस्टम इन दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे को काटने वाली कहानियों को कैसे सुलझाएगा। एक सटीक और सच्ची तस्वीर सामने लाना कानून के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। सच चाहे जो भी हो, इस केस ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है कि आखिरकार बंद दरवाजों के पीछे की असलियत होती क्या है।